डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है टू डिटरमिन न्यूक्लियर डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमको मालूम करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करो, तो ये काम आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट आप मालूम कर सकते हैं। आप उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करोगे, फिर आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे और दोनों का रेशो निकालेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो नंबर आपको मिलेगा, इट गिव्स द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्जेक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी दुनिया में किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर मालूम करना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम मास और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों का रेशो लेकर डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मालूम करना हो तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। आप देखिए, न्यूक्लियस एक सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है जो एटम के बीचों बीच में होता है। ओके, एट द कोर ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के कोर में, उसके बीचों बीच के पार्ट में एक सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका जो टोटल नंबर होता है, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। अब न्यूक्लियस इतना छोटा है कि आप उसकी डेंसिटी अगर आपको मालूम करना है तो आप उसका मास ऐसे किसी तराजू में, किसी बैलेंस में लेके तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, ना ही आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेजरिंग स्केल। तो सवाल यह है कि फिर न्यूक्लियस का, उसकी डेंसिटी अगर हमको मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल, एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो हम आज बात करने वाले हैं। आप देखो, डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे न्यूक्लियस के लिए भी। हम न्यूक्लियस का पहले मास मालूम करते। अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज mp एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज mn। यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि न्यूट्रॉन का जो मास है, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन थोड़ा सा कम रहेगा उसका मास और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, लेकिन हम दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम ले सकते हैं, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम दोनों की वैल्यू m ले लेंगे, यानी सपोज करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन इज m। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप याद रखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a। मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर का जो फॉर्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन a है, और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हर एक का जो मास है वो m है। इसका मतलब जब हम बात करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस की, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ ईच पार्टिकल, मतलब मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन। याद रखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज a। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया मास ऑफ न्यूक्लियस का। ओके, अब चलते हैं उसके वॉल्यूम पर। आप देखो, वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस इज सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, फुटबॉल जैसा गोल होता है। फुटबॉल तो खैर अंदर से खोखला होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो पूरा पैक होता है, वो कॉम्पैक्ट चीज़ है, सॉलिड चीज़ है। ओके, तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि दुनिया में अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर अगर a है, तो उसके न्यूक्लियस का रेडियस इस a पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर। अगर मास नंबर ज़्यादा होगा तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, अगर मास नंबर कम होगा तो उस न्यूक्लियस का रेडियस रिलेटिवली कम होगा। ओके, एग्जैक्टली क्या रिलेशन है रेडियस में और मास नंबर में, तो आइए पहले वो देख लेते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ a।
ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला, एक रिलेशन है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। अब ये वाला साइन आप हटा लो प्रोपोर्शनलिटी का। अगर आप ये साइन हटाते हैं तो ये आ जाएगा एक कांस्टेंट r0 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू r0 इंटू ए टू द पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो याद रखो ये फॉर्मूला जो है इट गिव्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर ये रेडियस का फॉर्मूला है और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है तो हम आर उट की वैल्यू यहाँ ला के रख सकते हैं, यानी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन दिस फॉर्मूला। जब आप इसको उठाकर यहाँ ला के रख दोगे तो ये फॉर्मूला कुछ तो भी ऐसे बन जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, r की जगह पर आप ले सकते हैं r0 इंटू ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। ओके, अब आप देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। जब आप 1/3 का क्यूब करोगे, आप देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/3 और उसका क्यूब। तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। अगर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a का पावर 1 बचेगा, मतलब a बाकी बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a इज द एटॉमिक मास नंबर। ओके, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। और अब हमको मालूम करना है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मास की ये वैल्यू और वॉल्यूम की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। ओके, चलो देखते हैं कि ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ ला के रखते हैं तो हमको क्या आंसर मिलेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रो इज इक्वल टू एम की जगह पर आ जाएगा m इंटू ए और वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। अब आप देखो ऊपर भी एटॉमिक मास नंबर a है और नीचे भी a है, इसका मतलब इस a से a कैंसिल हो जाता और ये 3 को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा 3 इंटू एम अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। आप लोग याद रखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम m और r0 क्योंकि ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स हैं तो इनकी हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 3 टाइम्स m की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। याद रखो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है मास ऑफ प्रोटॉन की भी और मास ऑफ न्यूट्रॉन की भी, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.142 इंटू r0 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 और उसका पावर 3 करना पड़ेगा। ओके, और अब आप याद रखो जब आप इन नंबरों को सॉल्व करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा रो इज इक्वल टू सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर +17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 टू द पावर +17, ये उसका ऑर्डर होता है। इतना बड़ा नंबर, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी लार्ज नंबर, वैसे ये बहुत ही ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ओके, तो इसी से एक चीज़ समझ में आती है कि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हाईली कॉम्पैक्ट हैं, वो बहुत एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ वो जुड़े हुए हैं और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं हो सकती, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। तो डेंसिटी एक्चुअली गिव्स कॉम्पैक्टनेस। ओके, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा एक लेक्चर जिसमें हमने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया और ये देखा कि न्यूक्लियर डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो 10 टू द पावर +17 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये नंबर इतना ज़्यादा है कि इससे समझ में आता है कि न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट, पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस तरीके से मतलब इस कंसेप्ट को यूज़ करके आप
इजीली समझ सकते हैं कि हाउ कॉम्पैक्ट इज़ ए न्यूक्लियस। ओके, थैंक यू।